everyone. Today we are doing controlling chapter. कंट्रोलिंग जो होता है वो एक फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, जो कि बहुत ही नेसेसरी होता है प्रिवेंशन के लिए और करेक्टिव एक्शन के लिए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो है वो अकम्प्लिश हो जाए एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली। कंट्रोल जो है वो एक वेरीफाइंग प्रोसेस है, जिसमें कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंफर्म किया जाता है कि वो प्लान परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हो रहे हैं या नहीं, और उसके बाद करेक्टिव एक्शन जहाँ जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ लिया जाता है। कंट्रोलिंग सिर्फ एक्टिविटी नहीं है, ये परस्यू करता है कि भाई हमारे सारे काम ठीक ठाक आखिर तक हो जाएं, और ये एक कॉन्टिन्यूस बेसिस में होता है। According to Kuntz O'Donnell, managerial control implies the measurement of accomplished against standard and the correction of deviations to ensure achievement of objectives according to the plans. Now next topic is importance of controlling. क्यों ज़रूरी होता है कंट्रोल करना? सबसे पहले हम अपने गोल को एकम्प्लिश करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो फर्स्ट पॉइंट है अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कंट्रोलिंग हेल्प करता है मैनेजर को इंश्योर करने में कि प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान जो है वो हो गया है और गोल्स जो है वो एकम्प्लिश हो गए हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो हो या नहीं हो अकॉर्डिंग टू द प्लान, लेकिन कंट्रोल मैकेनिज्म जो होता है वो डिटेक्ट करता है और करेक्टिव एक्शन लेता है टारगेट को अचीव कराने में इजीली। सेकंड पॉइंट है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। एक जो गुड कंट्रोल सिस्टम होता है वो मैनेजमेंट को वेरीफाई करने में हेल्प करता है कि स्टैंडर्ड जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है और बिल्कुल अचीवेबल है, और एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम जो है वो क्लोज चेक रखता है कि जितने भी चेंजेस वगैरह जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रहे हैं उनका बार बार रिव्यू किया जाए, उनको रिवाइज किया जाए, जिससे कि स्टैंडर्ड जो है उन चेंजेस के साथ साथ होते हुए भी अचीव हो जाए। थर्ड पॉइंट है मेकिंग करेक्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। एक गुड कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो रिड्यूस करता है वेस्टेज को, स्पॉइलेज ऑफ रिसोर्सेज को, और ये कोशिश करता है कि एवरी एक्टिविटी जो है अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड और नॉर्म्स से पूरे हो जाएं। ये इंश्योर करते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं उनका इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में यूज़ हो। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। गुड कंट्रोल सिस्टम जो है वो हमेशा इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो जानते हैं एडवांस में कि उनको उनसे क्या एक्सपेक्टेड है, उन्होंने क्या काम करना है, और वो उसी तरह से अपने परफॉर्मेंस को देते हैं। इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेटेड होता है और वो बेटर परफॉर्मेंस करने में हेल्प करता है। फिफ्थ पॉइंट है एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग क्रिएट करता है एक ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें कि ऑर्डर और डिसिप्लिन दोनों हो ऑर्गेनाइजेशन में, और मिनिमाइज हो डिसऑनेस्ट बिहेवियर, और एम्प्लॉय जो है उसका बिहेवियर बेटर हो, और वो क्लोज चेक रखता है जिससे कि वो उनके अगेंस्ट एक्शन भी ले सके अगर वो ठीक तरह काम नहीं कर रहे। तो ऑर्डर एंड डिसिप्लिन जो के लिए वो हमेशा एम्प्लॉयज़ के ऊपर चेक रखता है। सेकंड सिक्स पॉइंट है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। कंट्रोलिंग प्रोवाइड करता है डायरेक्शन सारी एक्टिविटीज़ में और एफर्ट्स में, जो कि बहुत ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। सारे डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करके उसको पूरा करते हैं और इंश्योर करते हैं कि ओवरऑल अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्लानिंग एंड कंट्रोल आर इनसेपरेबल ट्विंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग और कंट्रोलिंग इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक्टिविटीज़। प्लानिंग प्रोवाइड करता है बेसिस यानी कि स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग हेल्प इन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है टारगेट दैट आर टू बी अचीव्ड, whereas controlling help in measuring and comparing actual performance with the planned performance to find out the deviations. The goals set at the planning stage are evaluated at the controlling stage. This help
in minimizing the deviations and in improving the future plans. When there is no plan, there is no basis for controlling. Therefore, planning and controlling are inseparable. कहने का मतलब है कि जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. सबसे पहले हम अपने प्लान्स को यानी स्टैंडर्ड को सेट करते हैं और उसके बाद हम उसको पूरा करते हैं. मान लो कि कहीं पे कोई डिफरेंस रह जाता है स्टैंडर्ड में और अचीवमेंट में, तो उसके लिए जितना डिफरेंस रह जाता है, जितना डेविएशन होता है, उसके लिए करेक्टिव एक्शंस भी लिए जाते हैं. तो कोशिश ये होती है कि हम पहले प्लान करें और उसके बाद एक्टिविटीज़ होने के बाद हम उनको कंट्रोल भी कर लें साथ में. प्लानिंग जो है वो प्री रिक्विजिट है फॉर कंट्रोलिंग. प्लानिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस involving thinking and analysis to discover most appropriate course of action for achieving the objective. नेक्स्ट है कि कंट्रोलिंग इज ऑन द अदर हैंड चेक वेदर डेविएशंस और डिसीजंस हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू द डिजायर्ड एक्शन. प्लानिंग इज जस्ट पर्सपेक्टिव यानी कि गिविंग डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव यानी कि टू जज. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक. ये जो है स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज पार्शली करेक्ट. Planning involves looking ahead and is called as a forward-looking function there because plans are prepared for future and are based on the forecast about future condition. Controlling is a backward-looking function as it evaluates the standard in terms of actual performance to find out the deviations. Planning is also looking back in the sense that planning is guided by past experiences. Controlling is looking ahead in the sense that the corrective action initiated by the control function aims to improve future performance. Therefore, planning and controlling are both forward-looking as well as backward-looking function. Now, next important topic हमारा आता है steps in controlling. यानी कि किस स्टेप से हम कंट्रोल कर सकते हैं. सबसे फर्स्ट पॉइंट है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. The first step is in controlling process is setting a standard against which actual performance will be evaluated. Standards are target or benchmarks towards which an organization strive to work. Standards can be set in both quantitative, example standards like cost limit, revenue generation, sales target, as well as quantitative terms like uh, qualitative terms like consumer satisfaction, motivation level of employee. Whenever qualitative standards are set, effort should be made to define the criteria of measurement to make task easier. Standard should be flexible enough and should be able to adapt it to the changing internal and external condition. Now, second point is measurement of actual performance. Once target are set, the next step is to evaluate the actual work done or target achieved. This is done through the various techniques. This include personal observation, sample checking, performance report, inspection. Measurement becomes meaningful if actual performance is in the same unit as the standard performance. Example, in large organizations, certain pieces are checked in random for quality. This is known as sample checking. Third point is comparison of actual performance with standards. After measuring the performance of the next step is to compare the actual performance with the standard established. This helps in locating the deviation and causes and extent of such deviation. Deviation may be defined as the difference between the actual performance and the standard performance. That is, actual performance AP minus standard performance SP. It may be positive or negative. Positive deviation shows better performance and negative deviation tell us that actual performance is below the standard. Next is analyzing deviation. Deviation should be analyzed in the light of the impact of the organization. Deviation of minor nature can be ignored, whereas major deviation are reported to the top management for future decision making. Techniques used for
analyzing deviations are critical point control. Children, this is very important. Understand it, please. Critical point control, it is a technique through which control is focused on key result area, KRA, which are critical for the success of an organization. These KRA are set as the critical points. If anything goes wrong at the critical point, the entire organization suffer. Second is management by exception, very important point, or control by exception. It is important principle of management control based on the belief that if you try to control everything, you may end up by controlling nothing. It means that managerial attention should be directed toward the exceptions rather than controlling all the activities, as this would result in wastage of time, energy, and resources. This principle implies that the major deviations and matters that are of critical importance and should be reported to the top management. Normal deviations should be ignored if they are corrected at lower level. So these are the basically points of the management by exception. नाउ चिल्ड्रन अंडरस्टैंड क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल जो कि KRA है. इसका एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ. सपोज कर लीजिए कि आपके पास सिचुएशन है, पोस्टल चार्जेस बढ़ गए, 10 रुपीज़ आप कहते हैं पोस्टल चार्जेस बढ़ जाते हैं. ये एक केस है. और दूसरा केस है आपके पास मैनेजमेंट स्ट्राइक पर जा रही है, वर्कर्स जो हैं वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं. तो अब ये बताइए कि मैनेजमेंट के लिए कौन सा ज़्यादा क्रिटिकल है, पोस्टल चार्ज 10 रुपये बढ़ गया या वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं. नेचुरली मैनेजमेंट उसी के को फोकस करेगा कि स्ट्राइक पे अगर वर्कर्स आ रहे हैं, क्योंकि अगर काम रुक गया तो लॉसेस ज़्यादा होंगे. तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कहता है कि मैनेजमेंट को फोकस करना चाहिए जो की रिजल्ट एरियाज हैं. क्रिटिकल सिचुएशन इसमें जो वर्कर्स स्ट्राइक पे जा रहे हैं उस पर है. तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल हमें ये कहता है कि ये एक ऐसी टेक्निक है कंट्रोल की जो कि फोकस कराती है हमें की रिजल्ट एरिया के ऊपर. सेकंड है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, यानी कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहता है कि इफ़ यू वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग यू मे एंड अप बाय कंट्रोलिंग नथिंग. यानी कि अगर मैनेजर ये सोचे कि मैं सब कुछ ही कंट्रोल कर लूँगा तो आखिर में कुछ कंट्रोल वो नहीं कर सकेगा. तो अब उसको किस के ऊपर फोकस करना चाहिए, उसको क्रिटिकल चीज़ के ऊपर, ऐसी चीज़ एक्सेप्शनल चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए. जैसे कि मान लो कि वो 100 शर्ट्स बनाते हैं, किसी कंपनी में 100 शर्ट्स बनाते हैं और उन्होंने ये तय किया हुआ है कि अगर मान लो कि 5 शर्ट्स अगर डिफेक्टिव निकल भी जाते हैं बनाते वक्त तो वो परमिशेबल लिमिट है. लेकिन अगर 5 शर्ट डिफेक्टिव से ज़्यादा अगर हो जाता है तब जो है मैनेजमेंट ने इस पे अपना ध्यान लगाना है, फोकस करना है. तो यानी कि जो नॉर्मल डेविएशन है उसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन जो ऐसी चीज़ जो कि नॉर्मल नहीं है तो उसको मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना चाहिए और टॉप मैनेजमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए. तो ये हमारा केस बनता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का, यानी कि कंट्रोल बाय एक्सेप्शन. दोबारा इसको सुनते हैं. क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में यानी कि KRA में आपने एग्ज़ाम में एग्जांपल देना है कि पोस्टल चार्जेस बढ़ रहे हैं और वर्कर स्ट्राइक पे जा रहे हैं. हमारे पास दो सिचुएशन है, दोनों में से कौन सी ज़्यादा क्रिटिकल है? ऑब्वियसली जो वर्कर स्ट्राइक पे जा रहे हैं वो वाला, तो मैनेजमेंट को उसके ऊपर फोकस करना चाहिए. और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में अगर 100 शर्ट बना रहे हो, 5 शर्ट अगर डिफेक्टिव निकल भी जाती है तो उसको इतना ज़्यादा उसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो परमिशेबल है. लेकिन अगर 5 शर्ट से भी ज़्यादा आप डिफेक्टिव पीसेस बना देते हो तो तब एक्सेप्शन केस में मैनेजमेंट को फोकस करना चाहिए. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन. टेकिंग करेक्टिव एक्शन में ये हमारा लास्ट स्टेप है. इसमें हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं. हम करेक्टिव एक्शन कैसे लेते हैं? 3 वेज से. बाय नॉट चेंजिंग द सिचुएशन एंड लेट इट रिमेन एज इट इज़ बिकॉज such a situation is either not affecting the work or
इज़ बियॉन्ड द मैनेजमेंट कंट्रोल। या तो वो अफेक्ट ही नहीं कर रही तो उसके ऊपर कुछ नहीं करना, और अगर वो बियॉन्ड द कंट्रोल है तो उसमें भी आपने कुछ नहीं करना। सेकंड पॉइंट है बाय करेक्टिंग द डेविएशंस को कंट्रोल कर लो। और थर्ड आपके पास करेक्टिव एक्शन का ये है कि आप अपने रिवाइज कर लो, अपने स्टैंडर्ड्स को ही रिवाइज कर लो, क्योंकि अगर कंटिन्यूस आपके डेविएशंस आ रहे हैं तो आपको अपने स्टैंडर्ड्स को चेंज कर देना चाहिए। हमारा जो थर्ड पॉइंट था कि कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, इसमें भी आप एक इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लो कि आपका स्टैंडर्ड जो है वो है 100 यूनिट्स का और आपने बनाया 80 यूनिट्स। तो अगर आपका डेविएशन कितना आ रहा है 20 यूनिट्स का, तो अब कंट्रोलिंग एक्शन किसके ऊपर लेंगे? आप डेविएशंस के ऊपर, यानी कि आपके जितनी एक्चुअल परफॉर्मेंस है और डेविएशंस जो है उसका डिफरेंस करके आपका टोटल डिफरेंस आ रहा है 20 यूनिट्स का। अब कंट्रोल आप करोगे 20 यूनिट्स के ऊपर। तो ये भी आप एग्जांपल सेट कर सकते हैं थर्ड पॉइंट में, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। दोबारा से देखते हैं। सेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ स्टैंडर्ड, इसमें आपका स्टैंडर्ड आपने फिक्स किया है 100 यूनिट्स का। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस आपका आया 80 यूनिट्स। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, यहाँ पर आप 100 - 80 करेंगे और आपका जो करेक्टिव एक्शन आएगा वो आप लेंगे 20 यूनिट्स के ऊपर। तो इस एग्जाम्पल को आपने बहुत ध्यान से समझना है। और करेक्टिव एक्शन किसके ऊपर आएगा? 100 - 80 आप पहले कर चुके हो कंपैरिजन में, तो 20 यूनिट्स का आप करेंगे करेक्टिव एक्शन। तो इस एग्जाम्पल को आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, इसको आपने लर्न करना है स्टेप्स इन कंट्रोलिंग में। थैंक यू वेरी मच।